वन वेलकम यू ऑल टू ओनली आइए। जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग इस पेपर को, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस है, जो कि जीएस पेपर वन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको हमें अप्रोच कैसे करना है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था अप्रोचिंग प्रोसेस। अब देखिए, उसमें हम फर्स्ट लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा नेशन बिल्डिंग कैसे हुई थी, किस तरीके से हमारा जो इंडिया है आज के टाइम का वो इंडिया बना था, एंड इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। राइट। जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कब आई है, जो कि इंडिया में 1608 में सूरत के पोर्ट पे आती है। और यहाँ पर जब रिवोल्ट ऑफ 1857 कंडक्ट होता है तो उसमें ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडिया को ऑक्यूपाई कर देती है। इतना ज्यादा जो है ऑक्यूपाई हो जाता है, तो क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंस मिल भी जाती है, उस टाइम पर भी जो है इसके जो इम्प्रिंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं कि कॉलोनियलिज्म जो था ना, उसने हमारे लिए बहुत ज्यादा एक इंटीग्रेशन में कॉम्प्लेक्स कर दिया था। दैट्स वाई ये लेक्चर हमें पढ़ना पड़ रहा है, नेशन बिल्डिंग। क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म हम फेस करे थे इतने सालों से, वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी। तो क्या हुआ हमारे लिए कि हमें जो है यहाँ पर, जो हमारे ब्रिटिश का इतना बड़ी इंडस्ट्री और ये सारी चीजें हमें फेस करी थी, हमें उसके लिए क्या करना था, हमें उसके लिए नेशन बिल्डिंग करनी थी। तो नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में सबसे पहले जो है, यहाँ पर जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो हमारे सामने बहुत सारी अब चैलेंजेस रख के चले गए। दे हैव पुट फॉरवर्ड दीज काइंड ऑफ सो मेनी चैलेंजेस, बहुत सारे कंसर्न्स थे हमारे पास। क्योंकि देखो यार, जब इंडिया जो उस समय का था, वो बहुत सारे रिस्पेक्ट में रिलीजियस ग्राउंड्स पे डिवाइडेड था। एज यू ऑल नो दिस, रिलीजियस ग्राउंड्स पे हम लोग सारे क्या थे, डिवाइडेड थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि सेपरेट नेशंस बने हैं, दो डोमिनियंस बने हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये डिवीजन जो है, जब ये डिक्लेयर हो गया तो इट वॉज अ मास एक्सोडस फॉर द पीपल। राइट। उस समय जो है, जब न्यू बॉर्डर्स हो गए थे, जब इंडिया और पाकिस्तान को न्यू बॉर्डर्स चूज करने थे, तो उस टाइम पे देयर वाज अ टोटली स्कार्सिटी ऑफ फूड हैपनिंग। बहुत ज्यादा स्कार्सिटी फेस करना पड़ रहा था। एंड साथ ही साथ हमारे पास नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था, नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी यहाँ पर प्रिपेयर हुई थी, जिसके बाद हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की सोची थी। तो हमें यहाँ पर हार्मनी रिस्टोर करना बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और हुआ क्या उस टाइम पे, हमें अपनी स्टेबिलिटी देखनी थी, हमें इंडिया की सिक्योरिटी का भी बहुत कंसर्न था। क्यों सिक्योरिटी का कंसर्न था वो मैं आपको भी बताऊंगी, जब मैं आपको प्रिंसली स्टेट्स का टॉपिक पूरा कवर करवाऊंगी उसमें। और साथ ही साथ इंडिया में डेमोक्रेसी, क्योंकि अब हम कॉलोनी से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में वी वांट कि हमें पॉलिटिकल ऑर्डर, सिविल की लिबर्टी, फ्रीडम को हमें इंश्योर करना है। प्लस ऑल्सो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो रेफ्यूजीज आए थे उनको रिहेबिलिटेट करना, रियॉट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, एंड वल्नरेबल सेक्शन था हमारे पास, विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। 6 बिलियन रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे, जिनकी वेल्थ कुछ नहीं थी यहाँ पर। हिंदू एंड सिख, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से इंडियन बॉर्डर पे क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर ही वही था, तो वहीं से एंटर कर रहे थे। तो मुस्लिम पॉपुलेशन जब जा रही थी पाकिस्तान, तब भी मास एक्सोडस हुआ था वहां पर। तो बेसिकली यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवर्सिटी उनको फेस करनी पड़ी थी। राइट। तो और पार्टीशन की वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया था। या पिक्चर में भी देख सकते हैं, आप लोगों ने गदर मूवी देखी है ना, गदर मूवी में भी सीन देखे होंगे आप लोगों ने, तो वो एक्चुअली में हैपन हुए थे, मास एक्सोडस से ट्रेनें भर के गई थी। राइट। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया था, ये रियॉट्स होना, ये सारी चीजें बहुत बड़ा इशू बन गई थी। साथ ही साथ फिर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखनी थी अपनी कंट्री की, क्योंकि अभी जो कंट्री है हमारी इतनी बड़ी, उसमें भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी थी। तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। राइट। साथ ही साथ ये वाला आप देखेंगे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी देना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड इसी के बाद जब सब कुछ इंटीग्रेट हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर भी वापस रिस्टोर करना है पार्टीशन के बाद। तो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस विच इंडियन लीडर्स वर फेसिंग एट दैट टाइम। राइट। तो हम पहले एक चैलेंज को देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि उस समय ना सबसे बड़ा तो हमारे पास एक यही था कि जो हमने डिमार्केशन यहाँ पे की है, हमने जो डिमार्केशन प्रोवाइड करी है, जो किसने करी है, रेड क्लिफ। तो जो डिमार्केशन हमारे सामने है, सबसे पहले तो डिमार्केशन की लिमिटेशन आ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्चर अलग, रिलीजन अलग, लैंग्वेज अलग। ठीक है। और उसको इंटीग्रेट करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। तो क्वेश्चन आता है, अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाईलाइट दोस। तो उसमें आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले जो इसको समझाएंगे वो इसी को समझाएंगे। सिक्योरिटी वाज द बिगेस्ट चैलेंज, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वाज द बिगेस्ट चैलेंज। राइट। तो आप सबसे पहले इसी को समझाएंगे कि हमें डाइवर्सिटी को किस तरीके से सिक्योर करना था। इट वाज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। ये तो सबसे बड़ा कंसर्न था 15 अगस्त 1947 के टाइम। और उस समय जो ये पर्सन थे यहाँ पर, इनको देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो ये रेड क्लिफ आई थी,
जस्टिस रेड यहाँ पे देखिए इनकी पिक्चर। तो ये जो पर्सन थे ना, इनको यहाँ पे डिमार्केशन करने की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आपने, जब आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करी होगी उसके बाद अपने अपना मॉडर्न हिस्ट्री आपने कंप्लीट किया होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस पार्ट, राइट। तो ये भी अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, इसके बारे में भी हम आगे बंदाबंद कवर करते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हो गया था सबके सामने कि हमने किस तरीके से इसको कवर करना है। लाइक हमारे सामने इतनी सारी इश्यूज आ रही हैं, चैलेंजेस जो हमारे सामने इतने सारे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कवर दोस चैलेंजेस। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन वही है कि हमारे लीडर्स ने बिल्कुल उन्होंने चैलेंज को कोप अप किया, बहुत अच्छे से कोप अप किया यहाँ पर, और कैसे कोप अप किया उसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड चैलेंज डेमोक्रेसी बनानी, क्योंकि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, प्रीएम्बल तक में लिखा हुआ है कि हम कैसा नेशन चाह रहे हैं, डेमोक्रेटिक नेशन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिशन रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी। तो हमें डेमोक्रेसी यहाँ पर हम राइट विदाउट बोल को स्टार्ट करने वाले हैं, तो डेमोक्रेसी हमें पूरी इंश्योर करनी होगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हर एक यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे रूल्स थे, हर एक का अपना अपना कहना था यहाँ पर पार्टीशन को लेकर के, देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन विद एवरीवन। थर्ड चैलेंज यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज के साथ एट्रोसिटीज करेगा। अगर पार्टीशन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज होंगी सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होगी, और ये हुआ भी था एक्चुअली में। 5 लाख से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, कितनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लूटा गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, राइट। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ पर हमें इंश्योर करनी पड़ेगी, पॉवर्टी है तो हमें लैंड रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, वो भी यहाँ पे की गई थे कि हम कैसे लैंड रिफॉर्म्स को इंश्योर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ये कह रहा था कि हम इक्वालिटी देंगे, हम जस्टिस देंगे, पढ़ा ना आप सब लोगों ने, जस्टिस देंगे प्रियम्बल में, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा। तो ऐसा हुआ था कि सबको इक्वल जस्टिस मिले, ये भी बहुत बड़ा इशू हो गया था, लेकिन हमें ये बोला था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज लिख के दी थी। ठीक है, साथ ही साथ जो लॉर्ड माउंटबेटन फाइनल प्लान लेके आए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1957, उसने यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को एक ऑप्शन दिया था जिसे हम कहते हैं पैरामाउंसी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने पैरामाउंसी का ऑप्शन दे दिया था। अभी पैरामाउंसी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरामाउंसी क्या चीज, ये ऑप्शन दे दिया था उनको। पैरामाउंसी क्या होता है, पैरामाउंसी इज बेसिकली इट इज अ स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ स्टेट्स विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये होती थी पैरामाउंसी। लेकिन जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आता है, तब यहाँ पर जो है ये खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बता रखा था कि जितनी भी स्टेट्स काम करती है, दे हैव टू कोऑपरेट गवर्नमेंट के साथ हर पॉलिसी में, चाहे वो रेलवे की हो, पोस्ट की हो, टेलीग्राफ की हो, डिफेंस की। ठीक है, तो वो सबने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे, और जो अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो ये जो एक रिलेशनशिप है ना दो के बीच में, एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो स्टेट एग्जिस्ट करती है उनके बीच में, अब हुआ क्या यहाँ पर, इस पैरामाउंसी को स्टॉप कर दिया गया, यहाँ पे लेके आया गया लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। ठीक है, तो हुआ क्या, पैरामाउंसी ने क्या हमें ऑप्शन दिया कि अब जो हमारी स्टेट्स हैं, दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सॉवरेन, कोई कंट्रोल नहीं है, बट यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर क्या करना होगा, दे हैव टू चूज whether they want to be a part of India, whether they want to be a part of Pakistan, and or they want to be independent. ठीक है, यहाँ पर ये होने लगा, ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो है आपकी, आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहा, ये उनके सामने ऑप्शन है। लेकिन क्या हुआ इस चीज के चलते, यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर चल रही थी, प्रिंसली स्टेट्स की भी चीजें चल रही थी। आप यहाँ पे देखोगे तो प्रिंसली स्टेट्स है टोटल यहाँ पर, वो हमारी 28% यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन कंप्राइज करती है, 48% एरिया, सोचो 48% एरिया, एंड उस समय पूरी हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, उनको बेसिकली क्या दे दिया गया, स्टेटस को एंटे दे दिया गया, बट वॉट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू, वो उनको चॉइस दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई। ठीक है, इसको भी मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, अभी प्रॉब्लम पे हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे, प्रॉब्लम समझ गए आप लोग कि इनके पास ये चॉइसेस है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी तो आईपीएस जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी उसका नाम चेंज करके आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, इसको यहाँ पे ला दिया, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर हम बात करें तो हमें नेशनल यूनिटी का फील आना चाहिए। साथ ही साथ जब यहाँ पे दो नेशन थ्योरी यहाँ पर आई तो यहाँ पर दो लोग डिवाइड हो गए, दो पीपल बन गए, वन इज हिंदू एंड अनदर वन इज मुस्लिम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू था कि हमें अब बाउंड्री डिमार्केशन है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें पूरा बाउंड्री यहाँ पर डिमार्केट करना, समझ रहे हो। तो बाउंड्री सबसे ज्यादा जरूरी थी कि हमें अब बाउंड्री यहाँ पर डिटरमाइन करनी थी। अब बाउंड्री डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर जो माउंट बेटन थे उन्होंने जस्टिस रेड क्लिफ को यहाँ पर इन्वाइट करा ताकि एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाए, जिसमें दे आर गोइंग टू सॉल्व दिस रेड क्लिफ लाइन को यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ बाउंड्री जो है पूरी, वो इस तरीके से साइडल रेड क्लिफ जो पर्सन थे उनको यहाँ पर डिमार्क किया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो एक पर्सन थे जिनको यहाँ पर ये चीज सॉल्व करने के लिए दी गई। ठीक है, तो ये मेन था जो कि पर्सन थे जो यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे पूरे इशू। ठीक है, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ पड़ता है, राइट। रेड क्लिफ लाइन के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लिया। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये रेड क्लिफ लाइन बनी, जो पूरा पंजाब था उसमें से दो पार्ट निकल करके आए, यहाँ पर से डिवीजन हो गया, ये पाकिस्तान बन गया, बलूचिस्तान, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी, और ये रीजन निकल करके आया दैट इज ईस्ट पाकिस्तान, राइट। ये रीजन हमारे सामने रेड क्लिफ ने डिसाइड करे। लेकिन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट जो रेड क्लिफ लाइन थी या रेड क्लिफ जो पर्सन यहाँ पे आए थे, इनके बहुत सारी कमियां भी रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो रेड क्लिफ ने यहाँ पर पूरा फाइनल डिवाइड कर दिया दैट वाज द परफेक्ट लाइन, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत जल्दी में ये चीज करवाई गई थी और ये पब्लिश भी की गई थी कब, 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गई कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से ये सारी चीजें निकल करके आई थी। बहुत सारे कंसर्न थे इसमें, और बेसिक पर्सन यहाँ पर जो है वो कौन से इन्वॉल्व थे, सेरिल राइटक्लिफ। ठीक है, दो बाउंड्री कमीशन थी, एक इधर पंजाब की साइड में, एक बंगाल की साइड में। ठीक है, और इस पूरी कमीशन में 4 रिप्रेजेंटेटिव थे, 4 रिप्रेजेंटेटिव थे इनके साथ में, 2 थे मुस्लिम लीग से और 2 थे कांग्रेस से। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब दो पर्सन है तो उनमें डेडलॉक हो सकता है, तो डेडलॉक सॉल्व करने के लिए किस पर्सन को बनाया गया था, रेडक्लिफ वाज द पर्सन हु वाज एबल टू सॉल्व ये सारी चीजें। ठीक है, अब जब ये इंडिया आते हैं, ये इंडिया आते हैं 8 जुलाई 1947 को, और इनको ये कह दिया जाता है दैट यू आर गिवन ओनली 5 वीक्स टू सॉल्व दिस।
ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलने जाते हैं, नेहरू जी से मिलने जाते हैं, जिन्ना से मिलने जाते हैं, और इन्होंने बोला कि भाई फाइव ओनली जो है 5 वीक में वी हैव टू कंप्लीट दिस, इतने शॉर्ट टाइम में हमें करना पड़ेगा, दैट इज 15 अगस्त को हम लोग यहाँ पर ब्रिटिश विड्रॉ कर रहे हैं इंडिया से, तो ये तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लिया गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर याद रखिएगा कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन एज वेल, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। चेयरमैन तो रेडक्लिफ है। बंगाल की जो कमीशन बनाई थी उसमें जो पर्सन थे जितना मुझे याद है, इसके अंदर एक तो थे सारे वो जस्टिस थे, एक था सीसी बिस्वास, एक थे बीके मुखर्जी, और दो मुस्लिम लीग की तरफ से थे, एक थे एस ए रहमान और एक थे आबू सेना। ठीक है, वही जो हमारी पंजाब वाली साइड में कमीशन थी उसमें भी 4 लोग थे, 2 कांग्रेस के 2 मुस्लिम लीग के। तो जो इसमें कांग्रेस की तरफ से थे वो थे मेहर चंद और तेजा सिंह, और जो मुस्लिम की तरफ से थे वो थे दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। ठीक है, तो ये थी। अब प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, बाउंड्री को बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था यार, अगर आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो तो आपको लोकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन रेड क्लिफ कभी भी यहाँ आई नहीं थी, एंड वो किसी को जानते ही नहीं थे यहाँ पर, वो बहुत ही न्यूट्रल पर्सन थे, और वो उनका जो पूरा उन्होंने डिसाइड करा वो तो बहुत अनबाइस्ड तरीके से था काफी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कभी भी इस तरीके से डिवीजन की नहीं थी, तो ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि भाई बहुत सीक्रेसी रखी थी व्हेन दिस वाज हैपन, ताकि कोई भी डिस्प्यूट डिले कुछ भी ना हो। ठीक है, और फाइनल जो भी हम अवार्ड दे रहे हैं ये वाला, ये हम पहले ही मतलब पार्टीशन से जस्ट पहले हम ये अवार्ड प्रेजेंट कर देंगे, सो दैट कोई इस समय कोई डिस्प्यूट का कोई कारण ना रहे यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्प्यूट भी आज भी बहुत सारे डिस्प्यूट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी पूरे अवार्ड की, जस्टिस रेडक्लिफ जो थे इनको कोई नॉलेज नहीं थी इंडिया की, ही नेवर विजिटेड, तो लोकल एरिया को और कुछ एरिया को छोड़ कर दिया था करने के लिए, इनको कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं थी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई एडवाइजर और एक्सपर्ट्स नहीं दिए गए इनको। यहाँ पर बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही, ये जो बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट थे इसी की वजह से 1947, ये जो हमारे ईयर्स है 1965, 1967, कारगिल का वॉर 1999, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ही आपको ये हमने ये वॉर फेस करेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़े रीजन थे यहाँ पर जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे एट दैट टाइम। समझ रहे हो बात को, तो ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। ठीक है, इनको 6 वीक की 5 to 6 वीक की डेडलाइन दी गई थी, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू जस्ट विजिट एंड डू द थिंग्स, राइट। और साथ ही उनको बोला गया था कि भाई आपको रिलीजियस माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है वो पाकिस्तान बनना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन थी पूरे अवार्ड की जो उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। तो ये रेड क्लिफ अवार्ड जो है 1947 की बाउंड्री की कमीशन, इसके एनालिसिस में आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है। ठीक है, फाइनली उन्होंने अपने 17 अगस्त 1947 को ये चीज यहाँ पर अपनी दे दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। ठीक है, अब हुआ क्या, सबसे पहले चलो बाउंड्री डिवाइड कर दी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटी थी उनको यहाँ पर डिफिकल्टी बहुत फेस करनी पड़ी। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट पार्ट में यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी पूरा आ गया, आपने पढ़ा ना इस चीज को, ये पाकिस्तान बन गया पूरा, ये इधर का जो है पूरा ईस्ट पाकिस्तान बन गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम जो थे वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे ज्वाइनिंग करने के पाकिस्तान में, जैसे कि खान अब्दुल गफार खान, बादशाह खान, बच्चा खान, फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी, आप इनको जानते हैं, जिनको हमारे इंडिया का भारत रत्न भी मिल चुका है। ये लीडर जो थे ये बिल्कुल भी टू नेशन थ्योरी पार्टीशन था उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पठान सेड दैट आई एम बॉयकॉटिंग द प्लेबिसाइट, जो भी रेफरेंडम और प्लेबिसाइट करवाया जाएगा मैं उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहा हूं। तो इस तरीके से यहाँ पर दो रीजन बनते हैं जो कि आई थिंक आप ये सब लोग अपने अपने भी स्टडी कर चुके हो हिस्ट्री के अंदर, दैट्स व्हाई मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी क्योंकि आप ऑलरेडी इनको अपनी हिस्ट्री के टॉपिक में भी ऑलरेडी यू हैव कवर्ड, राइट। ठीक है, तो ये आपको ये भी एक याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अब देखो भाई सबसे बेसिक जो आपको समझना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, वो आपका सबसे प्रॉब्लमैटिक टॉपिक भी है और वो टॉपिक आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है यूनिफिकेशन के ऊपर, प्रिंसली स्टेट के ऊपर, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है जिसको अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको स्टोरी क्लियर हो गई होगी, ये आपको पूरा याद रखना है किस तरीके से बना था। एक बार इसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर जो है जून 3 1947 को यहाँ लिख देती हूँ इस वाले में, 1947 3 ऑफ जून को सबसे पहले माउंटबेटन का प्लान आता है जिसको हम कहते हैं लास्ट प्लान फॉर इंडिपेंडेंस, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया विल गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब इसी में ही आपका इसी टाइम पीरियड से जब ये डिसाइड किया जाता है तब से लेकर के जून से लेकर के सितंबर 1948 तक पूरा सिलसिला चलता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्योंकि जो ये 3 जून का ये प्लान था इसमें साफ ये बात लिखी गई थी कि आपको पार्टीशन दे रहे हैं, दूसरी चीज आपको क्या दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रही है कि आप कहाँ पे जाओ, और आपको हम अपना राइट दे रहे हैं टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट को क्या चॉइस दी गई थी, 3 चॉइसेस, वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया बिकॉज इट इज देयर नियर दी ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी है, या फिर दे कैन जॉइन पाकिस्तान और दे कैन मेक देयर ओन अरेंजमेंट और दे कैन एंजॉय देयर फुल सॉवरेनिटी, राइट। दीस वर द थिंग्स दैट दे वर गिवन। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ बॉर्डर इश्यूज भी आए थे, प्रॉब्लम भी यहाँ पर काफी होने लग गई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, अब पार्टीशन जब हो गया तो उसमें यहाँ पर क्या फेस करना, अब आप यहाँ पे रीड करेंगे, जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत ज्यादा ट्रांसफर ऑफ पीपल हुआ था, ब्रूटल किलिंग, एट्रोसिटीज, रेप ऑन बोथ साइड्स, बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ी थी सबको। कम्युनल के जोन पर हमने लाहौर, अमृतसर, कोलकाता सबको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, वुमेन्स जो है उनको मार दिया गया था तो ताकि जो है ये रेप और ये तरह की चीजों से बचाया जा सके। इवन दिस हैपन कि ये सभी सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि वुमेन को अपने ही घर के लोगों ने यहाँ पर मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज डिवाइड हुई थी, चाहे आप टेबल्स की बात करो, चेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, गवर्नमेंट ग्रुप्स की, एवरीथिंग वाज टोटली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया गया था। साथ ही साथ उसके अंदर जो है यहाँ पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने आप को माइग्रेट करा, कितने लोगों की जाने गई है मैं आपको फैक्ट पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, जस्ट रीड दीस फैक्ट्स ओनली। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी गवर्नमेंट ने रिलीफ, रिसेटलमेंट के काफी सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करी थी, अलग से रिहैबिलिटेशन एंड रेफ्यूजी कैंप्स यहाँ पे बनाए थे, आपने सुना होगा इसके बारे में, कुरुक्षेत्र, कोलवाड़ा कैंप, इन सब में अलग अलग कैंप बनाए थे सो दैट पीपल को गेट दी शरण उनको मिल सके प्रॉपर यहाँ पे। ठीक है,
बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने आप को जो है अलग अलग एरियाज में यहाँ पर मतलब अलग अलग रहने शुरू कर दिए थे, बहुत सारे रेफ्यूजीज अलग अलग प्लेसेस में आने शुरू हो गए थे, और फार्मर्स थे जो कि यहाँ पर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर और आने लगी थी। ठीक है, अभी हम रेफ्यूजीज के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। अब हम इसमें समझते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल, जो अभी पहले मैंने ये जो छोड़ा है ये मैं आपको भी करवाऊँ, इसको भी हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी, जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन लेफ्ट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू टिटबिट्स, लाइक अकेला छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि इंटीग्रेशन जो है ना वो था ही नहीं, डिसइंटीग्रेशन था। वो तो बाद में विद द हेल्प ऑफ सम लीडर्स इट गॉट इंटीग्रेटेड, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि सबसे पहले जो लीडर्स है ना वो अभी डिसइंटीग्रेट, मतलब पूरे जो प्रिंसेस थे ना वो डिसइंटीग्रेट, क्योंकि क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, इंडिया की डिसइंटीग्रिटी इंटीग्रिटी तो रहेगी नहीं। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाज एट स्टेक। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भारत की इंश्योर नहीं हो पाई थी। दिस वाज द मेजर चैलेंज। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था सबके सामने। अब इस चैलेंज को ठीक करने के लिए हुआ क्या, समझिएगा बात में। इस चैलेंज को ठीक करने के लिए गांधी जी पहुंचते हैं माउंटबेटन के पास, क्योंकि वही लास्ट है ना वाइस। तो लॉर्ड माउंटबेटन वहां पे पहुंचते हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है, क्योंकि उनको देखिए अभी अगर ऐसा होने लग गया फिर तो हम कितनी जगह पे पुलिस एक्शन करेंगे, कितनी जगह पे मिलिट्री फोर्सेस लेके जाएंगे, तब जाकर भी कुछ इंश्योर होगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वापस से अनरेस्ट हो जाएगा बिल्कुल। तब यहाँ पर गांधी जी पहुंचते हैं माउंटबेटन के पास, एंड गांधी जी कहते हैं उनको एक बात कहते चले जाते हैं कि आप इंडिया के लिए क्या लेगेसी रखते जा रहे हैं, व्हाट यू आर लीविंग बिहाइंड फॉर इंडिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन वाज ऑफ लाइक सेल्फ कॉन्शियस, ही वाज लाइक मेरी इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को लेके कॉन्शियस थे। ठीक है, उनका एक इंसिडेंट भी आपको मैं बताती हूँ। उनके साथ क्या होता है ना कि एक पिक्चर क्लिक करवा रहे थे वो, तो उनके साथ एक पर्सन खड़े थे जो कि उनके साथी थे, तो उनके पास ज्यादा मेडल्स थे एज कम्पेयर टू लॉर्ड माउंटबेटन। उनको बड़ा कॉन्शियस हो गया इस चीज को लेकर के। तो हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला उनको जो फोटोग्राफर थे कि ओनली हेड तक की फोटो लेना, एक हेड एंड शोल्डर तक। ठीक है, ऐसी फोटो लेना ताकि मेडल्स शो ही ना हो, इस तरीके के पर्सन थे। तो वो बड़ी लाइक ही वाज ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन कि भाई आई एम लीविंग इंडिया विद ग्रेट फ्यूचर, राइट, विद ब्राइट फ्यूचर, ताकि मुझे जो भी आगे पढ़ने वाले हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग जो होंगे वो मुझे बहुत अच्छे लीडर के रूप में याद रखेंगे, बिकॉज मैं इंडिया को इंडिपेंडेंट करके जा रहा हूँ। तो ऐसा उनको लगता था। ठीक है, तो यही बात गांधी जी इनको कही गई कि यार आप यहाँ पर जो है लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हो, आप तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट करके जा रहे हो, आपको जो याद रखा जाएगा वो तो डिसइंटीग्रेशन से रखा जाएगा, क्योंकि आपने तो पैरामाउंसी जो मैंने आपको बताया था, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, आपने तो पैरामाउंसी को यहाँ पर लैप्स कर दिया और आपने तो पहले कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो अब यहाँ पर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे अपने प्लान के बाद वो जो है कौन सी डेट को, ऑन द डेट 25 ऑफ जुलाई 1947, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इस डेट को जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो कहाँ पे पहुंचते हैं, वो एक इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंस उनके पास पहुंचते हैं, इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंस के पास, जहां पर जो है वो ये कहते हैं, जो अपील करते हैं बेसिकली, वो अपील करते हैं कि भाई आपने क्या करना है, ये अपील की जाती है उनकी कि आपने जो है आपके पास चॉइस सिर्फ यही है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आपके पास ये चॉइस है, आप इंडिपेंडेंस वाली चॉइस हटा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पर। और ऐसा बोला था, मतलब माउंटबेटन का ही डिवाइड था ये वाला, देखिए वो चाहते थे, माउंटबेटन का फॉर्मुला ये था कि वांट टू डिवाइड इंडिया बट टू रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज का एक अपना बनाया कि आप ऐसे जाओगे, और उनके साथ उनके वीपी मेनन जो कि उनके कौन थे, उनके एडवाइजर थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी क्रिएट करी। उन्होंने दो अग्रीमेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीस टू अग्रीमेंट, कौन से अग्रीमेंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, दो अग्रीमेंट बनवाए उन्होंने। एक बनवाया स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, और एक उन्होंने बनवाया इंस्ट्रूमेंट ऑन सक्सेशन, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ठीक है, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट क्या था भाई, मैं लिखवा देती हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इट कंफर्म that the practices and agreements that existed between princely states and British India will now be carried by independent India। ठीक है, ये था इनका अपना स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। ठीक है, ये अग्रीमेंट लेकर के वीपी मेनन, वीपी मेनन जो है वीपी मेनन एडवाइजर थे, उन्होंने यहाँ पर इस अग्रीमेंट को फॉर्म करा कि भाई आपको इंडिया के साथ रहना है तो आपको ये वाला अग्रीमेंट साइन करना है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन एक और अग्रीमेंट था, वो कहता था कि भाई आपने इंडिया के साथ यहाँ पे जुड़ना है, दैट प्रिंसली स्टेट जो है अग्री कर रहा है टू ज्वाइन इंडिया, इंडिया को ज्वाइन यहाँ पर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी था यहाँ पर। और जो अभी जब ये आया जून से लेकर के अगस्त तक के टाइम पीरियड में, देयर वर सो मेनी प्रिंसली स्टेट दैट हैज साइन। ठीक है, इसको यहाँ पर साइन कर दिया था, लेकिन कुछ स्टेट्स थी ऐसी जिन्होंने अभी भी साइन नहीं किया था। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा आपको मैंने बताया ना, ये जो दो की डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों की डॉक्यूमेंट्स कहाँ प्रेजेंट किए गए थे, इन दी कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स में पूरे दो अग्रीमेंट्स को साइन मतलब रखा गया था कमिटी में, और यहाँ पर जो है इस पूरी कमिटी के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट की गई, जिसके अंदर प्रिंसली स्टेट कांग्रेस, माउंटबेटन, वीपी मेनन सब ने यहाँ पर अटेंड किया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है माउंटबेटन ने भी काफी ज्यादा यहाँ पर, उनके पास उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था उनका इंडिया के लिए, तो बेसिकली वो यहाँ पर काफी ज्यादा माउंटबेटन ने ही बेसिकली बोला था कि भाई आप अपना इंडिपेंडेंट रहना, ये आपके लिए गुड चॉइस नहीं है, यू हैव लाइक यू कैन जॉइन इंडिया। ठीक है, ही वाज इंक्लाइंड इन द फेवर ऑफ किंगडम दैट शुड बी जॉइनिंग इंडिया। ठीक है, इन्होंने ये बात भी, और वो काफी ज्यादा इस चीज के लिए था कि भाई इंडिया की तरफ ही ज्वाइन हो, उनका ये था। बट ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, माउंटबेटन अग्री तो हो ही गई थी इस देयर द बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे सारी एप्पल्स है बिकॉज़ दे एग्री टू जॉइन द प्रिंसली स्टेट, बट देयर थ्री एप्पल्स आर
3 एप्पल्स हैं जो अभी मिसिंग थी, 3 एप्पल्स। अब 3 एप्पल्स इसमें कौन, ठीक है, ये 3 एप्पल्स 6 थे एक्चुअली बेसिकली। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 6 स्टेट की प्रॉब्लम थी। एक तो प्री इंडिपेंडेंट 6 स्टेट थी जो मना कर रही थी ज्वाइन करने से, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंट भी 3 स्टेट थी जो ज्वाइन नहीं हो रही थी। इसमें पहली थी यहाँ पर ट्रावनकोर, भोपाल एंड जोधपुर। जबकि पोस्ट इंडिपेंडेंट, आई होप एवरीवन नोज अबाउट दीस थिंग्स, दैट इज जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ठीक है, 3 एप्पल्स यहाँ पर अभी भी मिसिंग थे इसमें। ठीक है, ये जो है ना, ये प्री इंडिपेंडेंस, ये आपकी इंडिपेंडेंस से पहले ही ज्वाइन कर ली गई। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा हर चीज में रोल आता है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सीधी सी एक वो थी, एक पॉलिसी थी। क्या थी उनकी पॉलिसी, क्वेश्चन आता है तो सीधा आप आंसर लिखोगे इसके अंदर, रोल में सीधे पॉइंट्स लिख देना, लीडरशिप का आता है सीधा आंसर लिखो इसके अंदर। क्या लिखोगे, उनकी थी भाई मास्टरफुल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मास्टरफुल कैसे, अभी मैं बताऊंगी एक एक चीज, पूरा पूरा समझाऊंगी अभी आपको। प्रेशर देना, परसुएशन करना, फोर्सेस का यूज करना। ठीक है, और इन सब के इस्तेमाल के बाद विदाउट ब्लडशेड रिवॉल्यूशन को अकम्प्लिश भी कर देना। accomplish the revolution without bloodshed and silent, साइलेंट होकर के, ब्लडलेस होकर के, फिर भी अकम्प्लिश कर लेंगे। ये जो उनकी एक्चुअली यहाँ पर डिप्लोमेसी, एंड दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता था, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि जर्मनी जो है वो भी प्रिंस ओटो वोन बिस्मार्क जो रशिया के थे, उन्होंने ज्वाइन करवानी थी यहाँ पर, इसीलिए इनको बोला जाता था। ठीक है, थोड़ी सी इनकी अप्रोच अलग थी, लेकिन बोला जाता था बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विदाउट गोइंग एनी वॉर उन्होंने सारा प्रिंसेस स्टेट को इकट्ठा करवा लिया था। ठीक है, जबकि बिस्मार्क ने 3 मिलिट्री वॉर्स लड़े थे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। एक उन्होंने डेनमार्क का लड़ा था 1864 में, एक ऑस्ट्रिया का 1866 में, और फ्रांस के अगेंस्ट में 1817 में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इंडिया की इंटीग्रेशन में हेल्प करी है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक वीपी मेनन, इनके रोल अभी हम पढ़ेंगे, और तीसरा माउंट बेटन। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये पूरा याद रखना है, जिससे ये सारे यहाँ पर बनते गए थे। ठीक है, अब हम इसके अंदर वन बाय वन जो है सबका इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं कि ये सबको हमने इंक्लूड कैसे करवा दिया, लाइक व्हाट वाज द रोल, हाउ दे हैव बीन इंक्लूडेड। ठीक है, इनको इंक्लूड कैसे कर दिया, ट्रावनकोर अगर इंक्लूड हो गया तो वो कैसे हो गया। ठीक है, उनका इंटीग्रेशन पढ़िए। ये ना देखिए आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं, दिस वाज द इंटीग्रेशन। थोड़ा थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, यहाँ पर अलग अलग कितनी सारी बनी हुई है। ठीक है, हर एक अलग अलग स्टेट है यहाँ पर, उतना क्लियर नहीं है ये मैम। ठीक है, ये देखिए प्रोसेस क्या है यहाँ पर समझेंगे। मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल का परसुएशन, फिर इसके बाद क्या हुआ, माउंटबेटन की स्पीच, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आपको बताया ना मैंने अभी, 25 जुलाई 1947 को हुई थी। फिर ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एक्सेप्टेड, बट ट्रावनकोर, भोपाल एंड जोधपुर दे हैव नॉट जॉइंड द इंडियन, बट आफ्टर दे विल जॉइन, वो कर देंगे जॉइन। ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी। फिर जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर को इंक्लूड कैसे करवाया गया, क्या प्रोसेस था, वो मैं वन बाय वन आपको भी समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये अभी मैं आपको पूरे इसके बारे में समझाऊंगी कैसे उन्होंने करा, गोवा का इंडिया में कैसे, अभी एक एक करके उसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या चाहते थे कि टेरिटरी की इंटीग्रेशन तभी कंसोलिडेट हो पाएगी, और जो भी पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज है वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे से अलग कोई ना जाए, और फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जो हमारा प्लान हमेशा से रहा है। ठीक है, लेकिन जो जैसे कि आप जानते हैं ट्रावनकोर, जोधपुर, भोपाल, दे वर नॉट अग्रीड। हुआ क्या था ट्रावनकोर में, एक्चुअली मैं आपको मैं बताऊं कि ये प्रॉब्लम क्या हुई थी। इसको समझने से पहले आपको एक प्रोसेस और समझना पड़ेगा। जो पूरा ये जो सारी प्रिंसली स्टेट्स है, इनका यहाँ पर एक चीज चल रही थी। सबसे पहले तो हर एक जगह पर इंटरनल अनरेस्ट हो रहा था, जो वहाँ के सब्जेक्ट्स थे वो दे वर नॉट हैप्पी विद देयर प्रिंस, राइट। बिकॉज होता क्या था ना, कि जो प्रिंस थे वहाँ के, उनको जो टैक्सेस का मनी आता था, लाइक व्हाटएवर मनी दे आर रिसीविंग फ्रॉम द टैक्सेस, वो कैसे क्या होता था कि जनता सारा टैक्स दे रही है, बट प्रिंस इज नॉट यूजिंग दोस टैक्सेस फॉर द फेवरेबल रिजल्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट। वो जो उनका सोशल पॉलिटिकल वेलफेयर होता है, दे आर नॉट यूजिंग देम फॉर देयर पर्पसेस। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो प्रिंस थे, दे आर यूजिंग दैट मनी ऑफ टैक्सेस फॉर देयर लग्जरियस लाइव्स। तो उस रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इंटरनल अनरेस्ट बढ़ जाती। ठीक है, और हर कम्युनिटी की डिमांड थी, इफ दे आर हिंदू मेजोरिटी वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो प्रॉब्लम ये हुआ, साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ से मिल रहा था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी तरफ से, और साथ ही साथ जो लीडरशिप थी उनकी भी इमरजेंस हुई। और ये लीडरशिप ये भी बता रही थी कि भाई कैसे कैसे बढ़ना है आगे, लोग बहुत अवेकन हो रहे थे। ठीक है, लोग अपनी एक फॉर्मेशन कर रहे थे प्रजामंडल की, देवर फॉर्मिंग प्रजामंडल टू फाइट अगेंस्ट द प्रिंसली रूल। ठीक है, प्रिंसली रूल को कैसे स्टॉप करना है उसके अगेंस्ट भी लड़ रहे थे लोग। तो ये बड़ा बड़ा जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होने लगा। तो ये आपका जो है, ये आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक, सब कुछ समझ में आ गया ना कि किस तरीके से इंटीग्रेट करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो हुआ क्या फाइनली, ट्रावनकोर। अब हम पहले ट्रावनकोर का समझ, ट्रावनकोर हमारे लिए जरूरी है। ट्रावनकोर आज के समय का क्या है, ट्रावनकोर इज प्रेजेंट डे केरल एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ तमिलनाडु, ये वो रीजन है। तो जो ट्रावनकोर था ना, ट्रावनकोर यहाँ पर हमारे लिए जरूरी था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ट्रावनकोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ट्रावनकोर हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एंड ये जो है इस केरला की साइड था, यहाँ पर जो है लिटरेसी रेट बहुत हाई था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको यहाँ पर साइड में। ठीक है, यहाँ का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत अच्छा खासा था। एंड दूसरी बात, यहाँ पर जो कोस्टल रीजन में पड़ता है, तो यहाँ पर जो कोस्टल सिक्योरिटी थी, इसकी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन बहुत अच्छी थी, और ये मैरीटाइम स्टेट था, तो जिसकी वजह से क्या चीज हुई यहाँ पर कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। ठीक है, और क्या यहाँ पर आपको रिच रिसोर्सेज मिलेंगे। किस चीज के रिसोर्सेज मिलेंगे हमें, मोनेजाइट सैंड के। मोनाजाइट सैंड जिसका यूज हम क्यों करते हैं, टू मेक थोरियम। तो ये यहाँ पर मिलते थे, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत अच्छे मतलब रिजर्व थे यहाँ पर। तो क्या हुआ, उनको ये लगता था कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है। तो वहाँ के जो लीडर थे वो कौन थे यहाँ पर, सी सी रामास्वामी अय्यर। ही वांटेड कि आई वांट टू रिमेन अ पार्ट ऑफ, प्रॉब्लम अपना ही पार्ट है। उन्होंने तो ये तक कहते थे कि ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिन्ना वाज आल्सो सपोर्टिंग हिम, क्योंकि उनको पता है कि भाई ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से ही हमारा पार्ट तो कोई बन नहीं सकता है ना। उनका अपना वो रहा था कि ये इंडिया का पार्ट भी ना बने, तो उनको बड़ी चीज लग रही थी कि भाई हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। तो वो भी अय्यर के सपोर्ट में।
इवन द ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी वाज आल्सो सपोर्टिंग हिम, बट हुआ क्या, इंटरनल अनरेस्ट तो था, क्योंकि दे नो कि उनका जो दीवान है ये रामास्वामी है, ही इज नॉट डूइंग राइट फॉर देयर सब्जेक्ट, उनको ये पता था। तो जो इंटरनल अनरेस्ट था ना उनका, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ। इंटरनल अनरेस्ट जो है यहाँ पर, उसकी वजह से जो वहां पर, मैं आपको एग्जैक्टली रियल स्टोरी बता रही हूँ, उस समय हुआ क्या था कि यहाँ पर उनकी एक पार्टी थी जिसका नाम है केरला सोशलिस्ट पार्टी। ये केरल सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया था, ये केरल सोशलिस्ट पार्टी ने जिनके वर्कर्स थे, उन्होंने, क्योंकि ये पर्सन अय्यर जो है बड़े घूमने फिरने के शौकीन थे, तो निकल गए ये भी घूमने बाहर, तो यहाँ पर केरला सोशलिस्ट पार्टी ने जो है यहाँ पर क्या किया, अटैक कर दिया। उस अटैक की वजह से इनको भी समझ में आ गया दैट मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर, ठीक है, जो साइन नहीं कर रहे थे, फाइनली उनको फोर्सफुली भी नहीं कहूंगी, या अल्टीमेटली उनको साइन करना पड़ गया, एंड दैट्स हाउ जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा, एंड ट्रावरकोट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 25 जुलाई 1947 को अटैक होता है, एंड फाइनली 30 जुलाई 1947 को वो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, ही हैज टू साइन, और साइन करते ही उनको यहाँ पर जो है वो एक साथ जुड़ना पड़ जाता है। ठीक है, ट्रावरकोट, ठीक है भाई, समझे बात को, इस तरीके से ये हमारे इंडिया के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। दैट्स हाउ इट गॉट इंटीग्रेटेड, राइट। ट्रावनकोर, आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ट्रावनकोर हमारे इंडिया में इंक्लूड हो गया। अब हम इसी तरीके से जोधपुर जो है वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझते हैं, क्योंकि जोधपुर जो है वहां पर भी अलग केस चल रहा था। ठीक है, जोधपुर से पहले मैं आपको थोड़ा भोपाल का समझाना चाहूंगी, क्योंकि भोपाल से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा जोधपुर का। ठीक है, तो मैं आपको पहले भोपाल का समझाना चाहूंगी कि भोपाल कैसे इंटीग्रेट हुआ इंडिया में। ये भोपाल को समझ लोगे तो जोधपुर का भी थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा है आपस में। तो हुआ क्या इसके अंदर, जो हमारा ये भोपाल है, भोपाल भी इंडिया में शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो यहाँ पर हुआ क्या, भोपाल जो है वो बिल्कुल मिडिल में आता है ना, और उस समय जो है मुस्लिम रूलर यहाँ पे रूल कर रहे थे, दैट इज हबीबुल्ला खान। ठीक है, आप देख सकते हैं, हबीबुल्ला नहीं हो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज हामिदुल्ला। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग लिख रही हूँ, हामिदुल्ला खान। ठीक है, ये हामिदुल्ला खान जो कि एक मुस्लिम रूलर है यहाँ पर। ठीक है, ये रूल कर रहे थे यहाँ पर। और ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंस था, बड़े उनसे बड़े चांसलर बड़े अच्छे थे वहाँ के, एंड ऑल्सो ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एज वेल एज माउंटबेटन। ठीक है, तो एक रियल स्टोरी मैं आपको बता दूं, जिन्ना ने हामिदुल्ला खान को सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट भी ऑफर करी थी, उनको यहाँ पर भेजा था, उनको लेटर भेजा था उन्होंने कि आपको हम यहाँ पर, मतलब आप 14 अगस्त से पहले यहाँ पर जो है आप हमारे को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं था, बट ऐसा हुआ था उनके टाइम में। ठीक है, तो अगर आपने कभी अपना को डिसीजन चेंज भी करना है तो आप कर भी सकते हो चीज। ठीक है, तो कांग्रेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इन्होंने सीधा ही बोला था यहाँ पर, लेकिन सरदार पटेल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो है उनको ये ज्वाइन करना पड़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इंटरनल अनरेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा था। इंटरनल अनरेस्ट यहाँ पर होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि यहाँ पर जो है, क्योंकि लोगों को भी पता था, रीड करो यहाँ पर, भोपाल के पीपल को भी पता था कि दैट, हम देखो यार, जो पूरा नवाब है वो मुस्लिम है, लेकिन जो पूरा एरिया है उसमें तो हिंदू पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो जो नवाब है वो अपना फायदा देख रहा है यहाँ पर, उसको मतलब ही नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए यहाँ पर होनी चाहिए, वो किसके साथ में जुड़नी चाहिए, उन्होंने तो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करना। तो इसीलिए जो भोपाल के रूलर हैं यहाँ पर, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, और यहाँ पे पटेल का प्रेशर मिलने की वजह से फाइनली ही हैज टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन इन द फेवर ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, ये एक इनका आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोपाल। ठीक है, भोपाल वाले को तो भाई यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी पॉसिबल नहीं है और रिलीजियसली भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, लेकिन जो ये जोधपुर है, जोधपुर का क्या क्या, अब इनको तो ये पता है कि भाई मैं तो हो नहीं सकता, लेकिन जोधपुर की जो थोड़ी बहुत एक लोकेशन कह लो, वैसे तो जो लोकेशन नहीं है उस तरफ, पर एक इनका थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी थी उसकी तरफ कि हमें जोधपुर को वहां पे शामिल करना है, तो वहां के किंग थे हनुमंत सिंह। ठीक है, इनको यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी बॉर्डर की वजह से ऐसा था कि जोधपुर स्टेट पूरा राजपुताना में काफी बड़ा एरिया था, तो इनकी ना एक, ये हनुमंत सिंह को ना, मैं बताऊँ स्टोरी आपको इसकी, तो ये अय्यर है, ये पहुंचते हैं इनके पास, जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह के पास, जो कि हिंदू रूलर थे। तो इनको यहाँ पर बोला इन्होंने कि देखो यार, मैं तो शामिल हो नहीं सकता, मेरे तो रिलीजियसली और बॉर्डर इश्यूज है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि क्या करते हैं, आप जाकर के जो है एक बार मुस्लिम लीग के जो है, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे बात कर लो। ठीक है, तो आप एक बार बात कर लो, चाहे आपको शामिल होना है नहीं होना, आप एक बार बात तो कर ही सकते हो उनसे। तो ये मान गए हनुमंत सिंह कि चलो ठीक है, मेरे को वैसे अगर शामिल होना है तो मैं इंडिया में होऊंगा, क्योंकि मेरी जो प्रजा है वो पूरी हिंदू है, पर ठीक है मैं एक बार बात कर लेता हूँ। तो पहुंचे, ये मीटिंग हुई इनकी, सीक्रेट मीटिंग थी, पता नहीं था उनको, मतलब वल्लभ भाई पटेल को मीटिंग का पता नहीं था। तो इन्होंने बोला कि भाई क्या करते हैं, जो पाकिस्तान के जो ये मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने यहाँ पर ये इनको डील दी। उन्होंने बोला कि आपको हम, आप जो भी कहना कहोगे ना, मैं आपको मानने को राजी हूँ, जस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, दिल्ली में मुलाकात हुई थी यहाँ पर, उनको बोल दिया आपको सब कुछ देंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप हमको फ्री एक्सेस टू दी कराची पोर्ट दे दोगे? उन्होंने कहा डन, मिल गया आपको। ठीक है, ये इनको मान दिया होगा, हनुमंत सिंह ने ये बात बोली तो मान गया सब, ये मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने बोला मुझे क्या चाहिए, फ्री एक्सेस टू कराची पोर्ट। उन्होंने कहा डन, बिल्कुल सही, मिल जाएगा आपको। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से हमें आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करानी है और इम्पोर्टिंग करानी है, और आपके यहाँ से हमारा लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन जो है आपको मिलेगा, वो भी आप, मतलब हमें चाहिए, इनके पेमेंट आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ जो सिंध और जोधपुर को कनेक्ट कर रही है रेलवे लाइन, उसका एक्सेस भी हमें फ्री एक्सेस। ठीक है, तो जो जिन्ना थे, उन्होंने महाराजा को, हनुमान सिंह को, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर दे दी, नीचे साइन कर दिए, और बोला कि आपको जो डिमांड्स लिखनी है ना इसमें लिख दो, आई एम अग्री फॉर ऑल द डिमांड, जस्ट बी विद पाकिस्तान। तो महाराजा बड़ी जल्दी खुश हो गए। ठीक है, महाराजा तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा कि जैसे मेरे उदयपुर वाले को भी यहाँ पर में करते हैं भाई, इसको भी साथ में जोड़ते हैं, यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बीकानेर वाले को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर उस समय जो है बीकानेर के दीवान थे, जिनका नाम है के एम पानीकर, इनका रोल आप आगे भी पढ़ोगे। ठीक है, आगे भी पढ़ाऊंगी मैं इनको, ये थे उस समय के दीवान। कहाँ के दीवान थे? बीकानेर के। इनको लगा भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है इन सबके बीच में, मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है, कुछ तो बात चल रही है। इन्होंने ही वो चीज किसको बताई, जाकर के वल्लभ भाई पटेल को, कि दैट देयर इज अ रिस्क, भाई यहाँ पर जोधपुर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, बॉर्डर स्टेट है और थर्ड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है, ये जैसलमेर बीकानेर भी हो सकता है यहाँ पर चला जाए, अगर जोधपुर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो क्या हुआ, सरदार पटेल अब जाते हैं हनुमंत सिंह से मिलने, तो भाई ठीक है ऐसा है। तो अभी देखो ऐसा नहीं था कि हनुमंत सिंह ने साइन कर दिया, नहीं, हनुमंत सिंह ने क्या बोला कि मैं अपनी जो मेरी राजमाता है उनसे मिलकर के डिस्कशन करता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा, क्योंकि वो ये ना कि अभी यंग था, उन्होंने कहा सारा डिसीजन मैं नहीं लेता, अपनी माता से भी पूछ लेते हैं, तो ऐसा कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ, अब वल्लभ भाई पटेल आकर के मिलते हैं, वल्लभ भाई पटेल हनुमंत सिंह को मिलकर उनको एश्योर भी करते हैं कि आपको जो ग्रेन्स की सप्लाई चाहिए, आर्म्स की सप्लाई चाहिए, वो इंडिया की तरफ से आपको मिलेगी, ठीक है, जो आपको जोधपुर से काठियावाड़ तक का जो रेल का डिस्कशन है वो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको, आप पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है। तो पटेल को यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पे लगी कि यार पटेल को ये आइडिया किसने दिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि वहां पर आप फोर्सेस मत भेजिएगा, अगर इनके हनुमंत सिंह नहीं मानते हैं इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, तो वहां पे फोर्सेस मत भेजिएगा, प्रेशराइज मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी फोर्सेस भेजी जोधपुर, तो क्या होगा, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेजेगा कश्मीर, तो ये ट्रैप है, इस ट्रैप को रोकना पड़ेगा। तो ये आइडिया एकदम से दिमाग में क्लिक किया पटेल के, और वो समझ गए कि ये पाकिस्तान का ट्रैप होगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर ये चीज हुई, और ये एक जो हरमन सिंह थे उनको फिर नजर में ही आ गया कि दैट देयर इज अ बेस्ट पॉसिबिलिटी टू जॉइन द इंडिया। तो फाइनली 4 दिन पहले इंडिपेंडेंस के 11 अगस्त को जोधपुर के राजा ने यहाँ पर साइन करा अपना, कौन सा, इन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन यहाँ पर साइन किया, ठीक है। ये वही दिन था जब उनको बड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और उनको भी उन्होंने बोला था कि मैं अपने रिवॉल्वर निकाल रहा हूँ, और भी मैंने उनको मारने की धमकी दी थी, और वो फिर बाद में जाके शांति हो गए थे, सीधा जो है वो, क्योंकि पटेल और जो हनुमंत सिंह के फादर थे दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो पटेल ने जाकर बड़ी प्यार से उनकी बात समझाई थी यहाँ पर, ठीक है, कि भाई आप भी इंक्लूड हो रहे हो, बाकी भी इंक्लूड हो, तो शांति से इंक्लूड हो जाते हैं, अभी तुम समझ लो बात को, ठीक है, तो समझ गए और इंक्लूड भी हो गए फाइनली। यहाँ पर जो हमारा एरिया है जोधपुर का, दैट्स हाउ इट गॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये जो 3 एरियाज यहाँ पे, ट्रैवनकोर, जोधपुर एंड भोपाल, दैट्स हाउ दे गॉट इंक्लूडेड इन इंडिया, राइट।